हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के इस चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। मैं चैप्टर 1 की काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर के आगे के पार्ट्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था महाजनपद के बारे में, कैसे शासन चलाया जाता था, सोर्सेस क्या हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के समय को जानने के लिए किस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आए थे इस समय में। अब आगे के आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर में। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, सबसे पहला साम्राज्य था। तो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण किस तरीके से रखा जाता था, क्या तौर तरीके थे जिनसे इतने बड़े साम्राज्य को इतने लंबे समय तक संभाल के रखा गया। दूसरा, मगध शक्तिशाली महाजनपद किस तरीके से बना था। मौर्य साम्राज्य का महत्व इतिहास में क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत जो हैं वो क्या-क्या हैं। मगध मगध के बारे में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पहले पढ़ लिया था। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद किस तरीके से बना था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसके लिए रीजन थे उपजाऊ भूमि। आज के टाइम में आधुनिक बिहार में पड़ता है मगध, क्योंकि नाम बदलते रहते हैं। पहले मगध बोला जाता था, अब आधुनिक बिहार है। बहुत सारे नाम बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। तो उपजाऊ भूमि एक बहुत बड़ा रीजन था मगध को शक्तिशाली बनाने में। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी। अगर जमीन उपजाऊ होगी तो किसानों को किसी तरीके की परेशानी होगी नहीं, उत्पादन भी अच्छा होगा। और जब उत्पादन होता है तो लोगों के पास पैसा भी आता है। तो जब पैसा लोगों के पास होगा तो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी ज्यादा, क्योंकि जमीन का उपजाऊ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी किसानों की। आजकल जिस तरीके से कंडीशंस है उसको लेकर, तो उपजाऊ जमीन बहुत एक इम्पोर्टेंट रीजन थी। दूसरा, लोहे की खदानें। जो मगध साम्राज्य था वहां पर बहुत सारे, जिस एरिया में था वहां पर लोहे की खदानें थी बहुत ज्यादा मात्रा में, जो कि लोहा औजार बनाने के काम आया। और युद्ध के समय में अगर लोहे के औजार कितने मजबूत बने हुए होते हैं तो उससे युद्ध को जीतने में काफी हेल्प मिली। दूसरा, नदियों के द्वारा यातायात। नद, जल से यातायात किया जाएगा या फिर जमीन के स्थल मार्ग से यातायात किया जाएगा। तो नदियों के थ्रू, गंगा यमुना ये नदियां थी उस वहां की, तो इनके थ्रू व्यापार किया जाता था और सस्ता भी पड़ता था और सुलभ भी होता था। पैसा भी बच रहा है और काफी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद भी मिल रही है। टैक्स भी आता है इससे, तो वो भी एक सोर्सेस था इनकम का और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। दूसरा, योग्य व महत्वाकांक्षी शासक। मगध साम्राज्य में बहुत सारे जो जितने भी शासक हुए थे वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। एक राज्य को जीतने में, दूसरे राज्य ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य को जितना ज्यादा बढ़ा सके, तो उनकी एक लालसा इस चीज को लेकर थी, जिसकी वजह से मगध साम्राज्य को और इतना पावरफुल होने में हेल्प मिली। उसके बाद हाथियों की उपलब्धता। जो जंगल थे मगध साम्राज्य में, आस पड़ोस में जो जंगल थे वहां से हाथियों को बहुत बड़ी संख्या में सेना के लिए पकड़ा जाता था और उनका सेना में इस्तेमाल किया जाता है। हाथी कितना पावरफुल एनिमल है सभी को पता है। तो युद्ध के समय में अगर हाथियों का इस्तेमाल किया जाएगा तो कितनी दुश्मन को, मतलब दुश्मन सेना को कितना ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। अगर हाथी ने तबाही मचा दी तो कितना ज्यादा लोग मरेंगे। तो ये एक अच्छा सोर्सेस थे सेना के लिए हाथी। आगे बढ़ते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। हमने पीछे पढ़ा था राजनीतिक तौर पर जो बदलाव हुए थे उनमें मौर्य साम्राज्य का स्थापना भी बहुत बड़ा चेंज था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने 321 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की नींव रखी थी। मगध में धनानंद का शासन था। उस समय में नंद वंश के शासक थे धनानंद जी, उनका शासन था। उनको गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद
चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण के कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक भी फैला हुआ था। साम्राज्य को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। के बाद मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए जो स्रोत है हमारे पास, अशोक के शिलालेख व अभिलेख हैं। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख और अभिलेख लिखवाए थे जो भारत में उत्तर पश्चिम सारे एरिया में, पूरे भारत में आपको मिलेंगे वो स्तंभ लेख, शिलालेख सारे। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे ये, और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। और अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य को जानने में काफी हेल्प मिलती है। उनके प्रशासन के बारे में, शासकों के बारे में, सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में उस समय में यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, वो आए थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इंडिका, तो उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के, वहां के संचालन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद बौद्ध जैन ग्रंथ जो लिखे गए थे उस समय में, अशोक के बारे में वर्णन वर्णन है उसके अंदर, 16 महाजनपदों के बारे में भी बताया गया है। और पौराणिक ग्रंथ जो है, धर्मसूत्र, धर्मसात, मनुस्मृति, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के समय में। तो ये भी एक सोर्सेज है उस समय के इतिहास को जानने के लिए। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है, वो हेल्प करता है साम्राज्य को जानने में। भवन व स्मारक, उस समय में जो भी भवन वगैरह बनाए गए थे, धार्मिक, सांची का स्तूप, अमरावती के स्तूप, ये सारे जो बनाए गए थे उनसे हेल्प मिलती है। दूसरे सोर्सेज में आ जाता है सिक्के, मूर्तियां वगैरह जैसी चीजों से भी, इमारतें जैसी चीजों से भी हमें उस समय के इतिहास को जानने में काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि जो राजा महाराजा होते हैं सिक्कों के ऊपर अपनी अपनी पिक्चर बनवाते हैं, या फिर सिक्कों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, पॉजिटिव कुछ संदेश लिखा हुआ होता है, उस समय के राजा लिखवाते थे अपने बारे में। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है वो किस तरीके से चलाया जाता था, भारत के बहुत दूर दूर तक हिस्सों में ये फैला हुआ था। सबसे पहला तो एक राजधानी थी इसकी मेन सेंटर में, जो कि थी पाटलिपुत्र, मेन सेंटर में थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्र जो है एक सेंटर में है, यहीं से पूरे साम्राज्य को चलाया जाता था। ये मेन सेंटर था पाटलिपुत्र। उसके बाद 4 प्रांतीय राजधानी भी थी। तक्षशिला थी जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में पड़ जाती है, यहाँ पे उत्तर पश्चिमी प्रांत में पड़ती है, एक उत्तर की तरफ पड़ती है, दूसरा उज्जैनी थी, पश्चिमी प्रांत में पड़ जाती है ये। उसके बाद तोसली थी जो कि यहाँ पे पड़ रही है पूर्वी प्रांत में। उसके बाद स्वर्णगिरी जो थी वो दक्षिणी हिस्से में पड़ जाती है भारत के, और सोने के पहाड़ जो हैं वो यहीं पे मिलते हैं, सोना काफी मात्रा में मिलता है यहाँ से। तो अब देखिए अलग अलग जगहों में भारत के पांचों हिस्सों में, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, सेंट्रल पार्ट में भी सेंटर्स बनाए गए हैं। मेन एक सेंटर होता था पाटलिपुत्र, और वहीं से पूरे साम्राज्य को नियंत्रित किया जाता था। उज्जैनी और तो तक्षशिला जो है वो दोनों लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ आप देखेंगे जो इनका व्यापार, जो ये व्यापार करते थे वो बहुत लंबे व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इसका इतना इतना डिस्टेंस था जिसकी वजह से, और ऐसे सेंटर्स बनाए जाते थे जहां से कि पैसा टैक्स भी आए और साम्राज्य को भी कंट्रोल करने में सुविधा हो। पर एक चीज तो ये होगी कि जो पाटलिपुत्र है मेन सेंटर जो है, वहां के आसपास के जो भी एरिया होंगे, आसपास के जो भी प्रांत होंगे, वहां पे कंट्रोल करना, वहां को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा क्योंकि वो पास पड़ जाते हैं। बहुत सारे शिलालेख, अभिलेखों की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी सारे हिस्सों में ही एक ही तरीके के शिलालेख, अभिलेख, सिक्के मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि पूरे एरिया को किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बट कहीं ना कहीं जो मेन सेंटर के पास वाले जो प्रांत होते हैं, पास वाले जो एरिया होते हैं, उनको कंट्रोल करना काफी आसान होता है बजाय दूर के एरिया में। अब मान लो विद्रोह छिड़ गया है किसी जगह में, किसी
स्वर्णगिरी में विद्रोह हो जाता है, कोई विद्रोह कर देती है जनता, तो वहां तक पहुंचने में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस समय की उतनी, आज के हिसाब से देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं थी। कई कई हफ्ते और महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बैलगाड़ियों के थ्रू। तो थोड़ा बहुत दूर के प्रांतों में कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, बाकी जो पास के हैं उनको कंट्रोल करना काफी आसान रहता होगा। और भारत के सारे हिस्से में चारों पांचों दिशाओं में आप देखेंगे कि सेंटर्स बनाए गए थे कंट्रोल करने के लिए, साम्राज्य को, प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। अब आ जाते हैं जो सेना थी, ये स्पेशली सेना से रिलेटेड है। सेना को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके की समितियां, उप समितियां बनाई गई थी। एक समिति होती थी और बाकी उप समितियां होती थी। एक समिति जो है उसकी 6 उप समितियां हैं। नौसेना का संचालन, जो जहाजों के थ्रू जो भी व्यापार किया जाता है या जहाजों के थ्रू जो भी लड़ा जाता है, क्योंकि दक्षिण का हिस्सा जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए नौसेना होती थी। दूसरा, यातायात व खान पान का संचालन, जब सेना को एक जगह से दूसरी जगह सॉरी, सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि कम समय में जल्दी से जल्दी डिस्टेंस को कवर किया जा सके। और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करना बहुत इंपॉर्टेंट था, कि इतने लंबा समय लग रहा है अगर पहुंचने के लिए, तो किस तरीके के सामान को रखा जाए जो खराब ना हो, कैसे सामान को भेजना है उनके साथ में, इस सारी चीजों की व्यवस्था करने के लिए एक समिति थी। पैदल सेना का संचालन, जो सैनिक पैदल जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, जो पैदल सेना है उसको किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, किस तरीके का ध्यान रखना है उसका। अश्वारोही सेना, जो घोड़े होते थे उनको, एनिमल है तो उनको ध्यान रखना, उनकी चोट वगैरह लग जाए तो उसका ख्याल रखना, या कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो इस तरीके की सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए हर कमिटी की, सेना समिति की, सेना संचालन समिति होती थी। रथारोही, रथ से जो युद्ध किया जाता है, रथ से पे जो लड़ते हैं सेनापति, उनको कैसे संभालना है। हाथियों का संचालन, हाथी इतना बड़ा एनिमल है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, तो इन सारी चीजों के लिए एक समिति होती थी। फिर इसके बाद दूसरी उप समिति जो है उपकरण, अब ये तो सैनिकों से रिलेटेड हो गई, सारी सैनिकों को संभालने से रिलेटेड 6 उप समितियां हो गई। अब बात आती है जो सामान है, जानवर हैं, सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था, जो औजार वगैरह हैं उनको कैसे संभाल के रखा जाएगा, उनको किस तरीके से संचालित किया जाएगा। तो उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाते थे, औजारों को। सैनिकों के भोजन की व्यवस्था, बैलगाड़ियों के थ्रू सैनिकों के लिए खाना जाता था। जानवरों के चारे की व्यवस्था, जानवरों का जो खाना होता था, चारा होता था, वो बैलगाड़ियों के थ्रू जाता था। सैनिकों की देखभाल करने सैनिकों की देखभाल करने के लिए भी सेवकों, शिल्पकारों की नियुक्ति की गई थी, कि उनके घाव लग जाते हैं, जो भी चोट वगैरह हो जाती है, या उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, उसको ध्यान रखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए सेवकों की नियुक्ति की गई थी, ताकि अगर सैनिक सुरक्षित रहेंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, तभी तो वो साम्राज्य, युद्ध में साम्राज्य को हेल्प कर पाएंगे, राजा को हेल्प कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का महत्व, इतिहास में जब भी अगर किसी साम्राज्य की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट मौर्य साम्राज्य को ही दिया जाता है। मुगल साम्राज्य भी है, मौर्य साम्राज्य ने अपनी एक छाप छोड़ी थी इतिहास पे। इंडियन हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्या रीजंस थे ऐसे जिसकी वजह से इस साम्राज्य को इतना महत्व दिया जाता है। सबसे पहला तो मौर्य साम्राज्य जो है 150 साल तक चला था। बहुत लंबा समय तक नहीं चला था, पर जितना भी चला था बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छे तरीके से चला था, और बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छे शासक हुए थे, जिन्होंने इस साम्राज्य को इतना प्राउड फील करवाया। दूसरी बात आ जाती है पत्थर की मूर्तियां व अन्य पुरातात्विक अद्भुत कलाएं। यहाँ पे जितनी भी मूर्ति कला, या आप देखेंगे जितनी भी इमारतें वगैरह बनी थी, वो दूसरे इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी ज्यादा अच्छी बनी हुई थी, जिसकी वजह से इतिहासकारों ने इसको जानने में इंटरेस्ट भी लिया था। मौर्यकालीन अभिलेख जो थे, मौर्य काल के जो अभिलेख थे, जो अशोक ने लिखवाए थे, उसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज होता था लोगों के लिए, कुछ अच्छी बातें होती थी, जो कि
और आगे आने वाले दूसरे साम्राज्यों से बहुत अलग होते थे। तो इसलिए भी इतिहासकारों के लिए इस साम्राज्य को जानना बहुत इच्छुक हो गए थे इस साम्राज्य के बारे में जानने में। दूसरा, आरंभिक इतिहास लेखन में भारत ब्रिटिशों का उपनिवेश था। जब 19th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसेप इन सब इतिहास के बारे में जान रहे थे, तो उस समय में भारत जो है वो ब्रिटिशों का उपनिवेश था। जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चला, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि से अर्थ वगैरह निकाला जाने लगा, तो बहुत काफी अलग अलग तरीके की जानकारी मिली। जैसे कि मूर्तिकला के बारे में मिला था। इतना कम समय तक ये साम्राज्य चला था, पर फिर भी इतना ज्यादा इतिहास में इसका इतना नाम है। उसके बाद अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी इसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से अशोक को इतना ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य का इतना ज्यादा शक्तिशाली शासक कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतने टॉपिक्स कवर किए हैं। आगे के टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको किसी भी तरीके की वीडियो स्किप ना कर पाए। थैंक यू।